हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं आज प्रोनाउन की। प्रोनाउन और इसके काइंड्स, क्या चीज़ होता है प्रोनाउन और कितने प्रकार का होता है, ये हम जानेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन इज़ द वर्ड which is used for a noun or in place of a noun. Pro means for or acting as. A pronoun is used as a substitute for a noun or a noun phrase. In other words, it has all the characteristics of a noun. It can function as a subject, object, complement in a sentence. A pronoun is used to avoid the repetition of noun or noun phrase. Pro का मतलब होता है for या किसी की तरह कार्य करने वाला। प्रोनाउन जो शब्द होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है। नाउन या नाउन फ्रेज की जगह जो शब्द कार्य करता है वो प्रोनाउन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोनाउन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी वही होती हैं जो नाउन की होती हैं। मसलन ये कार्य करता है एक सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन वैसे ही कार्य करता है जैसे नाउन कार्य करता है। ये जो है फंक्शन कर सकता है एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, या एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। प्रोनाउन हमेशा यूज़ किया जाता है रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को बार बार प्रयोग करने को रोकने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज सुरेश वॉन्टेड टू बाय अ पेन। इस सेंटेंस में सुरेश दो जगह यूज़ किया गया है। सुरेश इज़ अ नाउन, आई टोल्ड यू अर्लियर, नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन, सो सुरेश इज़ अ नेमिंग वर्ड, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए सुरेश को इस सेंटेंस में देखिए रिपीट किया गया, रिपीटेशन है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने यूज़ किया है वो आपको क्लियर करने के लिए ही किया है कि प्रोनाउन को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि रिपीटेशन ऑफ नाउन जो है वो रुक जाता है। तो सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही wanted to buy a pen। यहाँ सुरेश की जगह हमने जो वर्ड यूज़ किया है that is he। So he is used for सुरेश। सुरेश is a noun, so we are using he will be the pronoun। जो ही वह शब्द का हमने प्रयोग किया है सुरेश के स्थान पे, तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ ही जो है वो प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस से ये क्लियर होता है कि किस तरीके से रिपीटेशन ऑफ नाउन को जो है हम ब्रेक कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। काइंड्स प्रकार, प्रोनाउन कितने प्रकार का होते हैं। डीपली अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन की जो काइंड्स होती हैं, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज द पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज पॉजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड indefinite pronouns. These are the 9
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronouns, reflective pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns and indefinite pronoun। प्रोनाउन को डीपली समझने के लिए उसके इन 9 काइंड्स को भी समझना। अब जो है आपको एक एक करके ये क्लियर करते हैं कि क्या मतलब होता है इन नामों का, इन अलग अलग काइंड्स का। First, we will discuss the personal pronoun. There are 7 pronouns. I, we, you, he, she, it, and they. These 7 pronouns are called personal pronoun. On the basis of their role in a speech act, these can be divided into 3 parts: first person, second person, and third person. I, we, you, he, she, it, they. ये 7 प्रकार के जो प्रोनाउन हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं और वाक्य में इनका प्रयोग या इनका कार्य क्या है इसके हिसाब से इनको जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये 3 पर्सन्स में डिवाइड करके निकल के आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो यहाँ किसी व्यक्ति की अपने बारे में कोई बात हो रही है तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। अभी आप तो व्यक्तिगत रूप से जब एक्ट करने का वर्क होता है तो वहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। पर्सन के आधार पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं ये पर्सनल प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, किसी के ऊपर हक, अधिकार जताना। तो ये माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स डिटर्मिनर्स जो होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स और प्रेडिक्टिव यूज़ में इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। पहली चीज़, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप। बताया मैंने, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी के साथ किसी का रिश्ता, रिलेशनशिप। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, वो किसी की ओनरशिप को, रिलेशनशिप को या पोजेशन को शो करते हैं। डिटर्मिनर्स आर फॉलोड बाय अ नाउन। जब भी हम इन प्रोनाउंस को डिटर्मिनर्स की तरह यूज़ करते हैं वो हमेशा नाउन के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, उसके साथ उनसे पहले नाउन का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। द पॉजेसिव प्रोनाउन इन इट्स प्रेडिकेटिव यूज़ कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ नाउन। अगर प्रोनाउन जो है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, प्रेडिकेट में यूज़ किया जा रहा है तो वो नाउन को फॉलो नहीं करेगा, वो नाउन के बाद नहीं आएगा। जब हम प्रेडिकेट की बात करें, सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात बताई थी। 1 इज सब्जेक्ट, सेकंड 1 इज प्रेडिकेट। कर्ता जो एक व्यक्ति कार्य को करता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट। तो यहाँ प्रेडिकेटिव यूज़ में अगर हम सेंटेंस को, प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, पोजेशन को यूज़ करेंगे तो हम हमेशा उसको नाउन के बाद नहीं लिखेंगे। जैसे वी डोंट से दिस इज़ माइन रूम। रूम
स्थान, रहने की जगह, कमरा नाम है किसी स्थान विशेष का। और माइन बताया मेरे अर्थ में यूज़ किया है। ये मैं यहाँ पे माइन जो यूज़ कर रहे हैं, देखो प्रेडिकेटिव यूज़ है ये, दिस इज़ माइन रूम। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसको हमें किस तरीके से बनाना होगा? जब हम सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो वी से द रूम इज़ माइन, दिस इज़ माइन रूम नहीं कहेंगे, द रूम इज़ माइन बोलेंगे। तो इस तरीके से प्रेडिक्टिव यूज़ में इन इट्स प्रेडिक्टिव यूज़ cannot be followed by a noun. Pronoun in its predicative use cannot be followed by a noun. अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की। और ये जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं वो ईच अदर और वन एनदर, ये दो होते हैं। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये परस्पर संबंधों को दर्शाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे के लिए और अपने खुद के लिए। जो हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको दर्शाने के लिए इन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे लव ईच अदर और दे लव वन अनदर। आपसी एक दूसरे को प्यार करने की बात कर रहे हैं, वो अब एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहा है वर्ड। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स टू पॉइंट आउट समथिंग। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे चारों पांचों शब्द जो है, चारों शब्द जो है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ टेबल, यह एक मेज है। यह जो हमने वर्ड दिस यूज़ किया ये पॉइंट आउट करने के लिए, मेज को पॉइंट आउट करने के लिए हमने यूज़ किया। तो ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दे आर यूज टू पॉइंट टू डिमॉन्स्ट्रेट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। किस चीज़ के लिए इनको प्रयोग किया जा रहा है, इन प्रोनाउंस को प्रयोग किया जा रहा है, इस बात को पॉइंट आउट करने के लिए हम इन प्रोनाउंस को, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर न्यू हाउस। हाउस को हमें पॉइंट आउट करना है, हमारे हाउस को जो कि नया है इसको हमें पॉइंट आउट करना है। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ड दिस, प्रोनाउन दिस। तो दिस इज़ आवर न्यू हाउस, ये हमारा नया घर है। घर को पॉइंट आउट करने के लिए यह हमने वर्ड यूज़ किया है। दैट इज़ द ब्रिज बिल्ट बाय ब्रिटिश। ब्रिज को पॉइंट आउट करना है, ये ब्रिज है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो ब्रिज को पॉइंट आउट करने के लिए हमने दैट को यूज़ किया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैव नंबर कॉन्ट्रास्ट, दिस, दीज। सिंगुलर नंबर में दिस यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर में हम दीज का प्रयोग करेंगे। एक वचन दिस, बहुवचन दीज। ये क्या है? नंबर कंट्रास्ट। दैट सिंगुलर नंबर, दोज प्लूरल नंबर। द बेसिक फंक्शन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट द nearness or
distance of the person or object referred to from the speaker। जो मुख्य कार्य होता है इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, वो ये इंडिकेट करना होता है कि वो पास है या दूर है। तो पास दूरी को दर्शाने के लिए, समीपता या दूरी को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। और यहाँ नंबर कंट्रास्ट की भी बात होती है। नंबर सिंगुलर नंबर में भी यूज़ होते हैं, प्लूरल नंबर में भी यूज़ होते हैं। जब हम सिंगुलर नंबर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो दिस, दैट, इट यूज़ करेंगे, और प्लूरल नंबर की बात करेंगे तो हम दीज एंड दोज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये अगले प्रोनाउन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला जो काइंड है प्रोनाउन का, वो काइंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं तो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ फॉर्म्ड बाय अटैचिंग selves to the object from of the pronoun। myself, ourselves, yourself, selves, himself, herself, themselves, itself। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो मेन प्रोनाउन जो होता है उसमें सेल्फ, यदि एक वचन है तो सेल्फ, और यदि बहुवचन है तो सेल्व्स का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें माय, मेरी, माय के साथ सेल्फ यूज़ करेंगे। अगर बात करें, मैं अपनी एक की बात न करके हमारी, हम सब की बहुवचन में बात करती हूँ, देन वी विल यूज़ आवर। आवर के साथ यूज़ करेंगे आवर सेल्व्स। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोनाउंस। अब हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन जिसकी हम बात करेंगे वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि इट कैन बी यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो इनडायरेक्ट के तरीके से भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुजाता मेड हर सेल्फ अ न्यू ड्रेस। सुजाता ने अपने लिए एक न्यू ड्रेस खुद बनाई। राहुल गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। राहुल गिव्स हिमसेल्फ एयर। तो इस तरीके से ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपसी परस्पर संबंध को, जो प्रोनाउन संबंध को दर्शाता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिश्ता होता है। तो रिश्ते की बात जो प्रोनाउन बता रहा है वो प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो कुछ प्रोनाउंस हैं, हु है, जैसे हु कौन, हुम किसका, विच, व्हाट, दैट, ये जो प्रोनाउंस हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स अटेंडेंट। बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव नाम से स्पष्ट है, रिलेशन शो करता है, संबंध शो करता है। वो प्रोनाउन जो परस्पर संबंधों की व्याख्या करता है या परस्पर संबंध शो करता है, रिलेटिव प्रोनाउन
कहलाता है। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटेसेडेंट। ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये हु है, whom है, which है, what है, that है, ये सभी जो है वो relative pronouns होते हैं। It also joins clauses, so it is a pronoun as well as a conjunction. Relative pronouns introduce relative clauses and noun clauses. Relative pronoun जो होता है वो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का भी काम करता है, इसलिए इसको प्रोनाउन के रूप में भी जानते हैं और इसे कंजंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन क्लॉजेस को या रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो पाएंगे, Those who live in glass houses shouldn't throw stones. वो लोग जो रहते हैं ग्लास के घर में उन्हें दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी इन प्रोनाउंस को प्रयोग करते हैं और परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए भी इन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो हु, whom, which, what, that जो है वो होते हैं। अब नेक्स्ट काइंड जो है वो है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। इंटेरोगेटिव वर्ड से ही पता चलता है, इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल जवाब, पूछताछ। तो ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रश्न जब पूछा जाता है तब इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। द फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर इंडेंशियल बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। द फॉर्मर जॉइन क्लॉजेस, द लेटर आस्क क्वेश्चंस। देखो ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, अगर आप देखें स्लाइड ऊपर स्क्रीन पे तो पाएंगे हु, whom, whose, which, what। ये ज़्यादातर वो शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो दोनों ही रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखने में समान हैं, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग अलग है। रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ क्लॉजेस को जॉइंट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वहीं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। Who can come as subject or as object in a clause? Here, who refers only to person, not to things. For example, who discovered America as subject. यहाँ who की बात कर रहे हैं जिसे हम as a subject और as a object use करेंगे, और फिर उसी who को हम एज अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। प्रश्न है, किसने अमेरिका की खोज की। खोज करने वाला है कोई व्यक्ति, कार्य है खोज करना, जो उस कार्य को करेगा वो कर्ता कहलाएगा। किसने वर्ड जो है वो एज अ सब्जेक्ट कर्ता के लिए यूज़ किया गया है। सेकेंड जो सेंटेंस है वो हु डिड यू इनवाइट फॉर लंच। किसने तुमको दोपहर के भोजन के लिए इनवाइट किया। यहाँ जो हु यूज़ किया गया है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। और वहीं थर्ड सेंटेंस जो है, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह हु को यूज़ किया गया है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो हालांकि समान हैं, लेकिन क्या है
कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्रोनाउन के फंक्शंस जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इनके फंक्शंस, एक का काम है प्रश्न पूछना, वहीं दूसरे का काम है सेंटेंस को जोड़ना। तो इस तरीके से व्हाट हो गया, विच हो गया। अब बाकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट विच के अलावा भी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे वो एक प्रोनाउन था whose. Whose is the possessive form of who. It can stand for both animate and inanimate nouns in interrogative expression. whose जो होता है वो possessive form होती है who की। who का possession अगर कहीं शो किया जा रहा है तब हम whose वर्ड को यूज़ करते हैं। और इधर हम दोनों तरीके से इन एनिमेट और एनिमेट दोनों तरीके से दोनों नाउन्स के साथ हम दोनों नाउन के लिए हम इस इंटेरोगेटिव इम्प्रेशन लाने के लिए हम whose को प्रयोग करते हैं। डू यू नो whose बुक won the award this year? यहाँ पे whose जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस व्यक्ति के लिए जिसने ये किताब लिखी और जिसे उस किताब को लिखने के लिए इनाम मिल रहा है। दूसरा सेंटेंस जो है I borrowed a book from the library whose pages are all turned. यहाँ whose किसके लिए यूज़ किया है? उस किताब के लिए यूज़ किया है जिसको मैंने बोरो किया था लाइब्रेरी से और उसके जो है पेज फटे हुए हैं। तो पहले में रेफ़र कर रहा है ऑथर को whose और दूसरे में जो है रेफ़र कर रहा है बुक को। तो ये जो है इस तरीके से whose जो है वो पोजेशन को शो करता है। अब जो है इंटेरोगेशन की ही बात करें, प्रश्न पूछने की ही बात करें, तो प्रश्न पूछने के लिए जो है कई सारे हम तरीके अपनाया करते हैं। ठीक है, आप जो प्रश्न इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, which is used for both people and things when there is an implied choice of or selection. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं वो हम चाहे वो मनुष्यों के लिए यूज़ करें चाहे हम वस्तुओं के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए चूज़ करते सकते हैं, यूज़ करते हैं। और वो क्या, वो प्रोनाउन कौन सा है? वो है विच। विच एक ऐसा शब्द है जिसे हम पहले ऊपर हमने आपको बताया था कि जो आपका हु है उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं वहाँ, और एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ विच की बात करें अगर हम, तो विच को जो हम यूज़ करते हैं वो जो है चॉइस ऑफ सिलेक्शन के लिए विच को हम नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में, पर्सन या थिंग दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कि विच कार्ड गेम डू यू लाइक टू प्ले? कौन सा कार्ड गेम तुम खेलना पसंद करोगे? विच टीचर डू यू लाइक बेस्ट? यहाँ पहले उसमें कार्ड गेम के लिए यूज़ किया गया है, दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ टीचर। टीचर इज़ अ पर्सन और यहाँ पर्सन के लिए विच को यूज़ किया। तो विच को दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम व्हाट की बात करें तो व्हाट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज़ हो जाता है। और व्हाट का काम है किसी थिंग को या किसी भी चीज़ को रेफ़र करना। व्हाट इज़ इन योर पॉकेट? तुम्हारी जेब के अंदर क्या है? ठीक है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी है? तो यहाँ दोनों एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया। व्हाट को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। व्हाट वो प्रोनाउन है जिसे हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद जो है वो बारी आती है एक अन्य काइंड की, और वो काइंड जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट
Indefinite pronouns constitute the heterogeneous set. One can go about classifying them differently using different criteria. First one is universal pronoun, that is each, every and all. Second one is assertive pronoun. There are 5 subclauses in these. Number 1 is much, many, more, most. Second one is little, less, least, few, fewer, fewest. Next one is several and enough. Next one is one. Next, someone, somebody and something. इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो क्लासीफाई करते हैं डिफरेंटली, डिफरेंट क्राइटेरिया को क्लासीफाई करने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. यूनिवर्सल प्रोनाउंस की श्रेणी में आते हैं जो सबके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, वो है ईच, एवरी, ऑल. असर्टिव प्रोनाउंस की तरह जिन्हें यूज़ करते हैं वो 5 क्लासेस हैं उनकी. 5 क्लासेस में पहली क्लास जो है मच, मैनी, मोर, मोस्ट है. दूसरी जो है लिटिल, लेस, लेस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट है. फिर सेवरल और एनफ है. उसके बाद वन है और लास्ट जो है वो 5th क्लास जो है वो है समवन, समबडी एंड समथिंग. इसके अलावा इनडेफिनिट प्रोनाउंस में नॉन असर्टिव प्रोनाउंस भी हैं और ये नॉन असर्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो एनीवन, एनीबडी एंड एनीथिंग. और दूसरी कैटेगरी जो है इसकी, दूसरी क्लास जो है इसकी, दैट इज़ ईदर. अब नेगेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में नकारात्मक प्रयोग जो कर नकारात्मकता के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, दैट इज़ नो, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग. सेकंड कैटेगरी में ईदर के अपोजिट दैट इज़ नीडर. तो ये जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जहाँ निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता की स्थिति है और वहाँ पे हम इन प्रोनाउंस को जो है वो यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से ये आपकी पूरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो गई हैं. मैंने आपको बताया था प्रोनाउन वो वर्ड है जो इन प्लेस ऑफ नाउन हम यूज़ करते हैं. काइंड्स के लिए मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun and indefinite pronouns. So these are the kinds of pronoun. So I am sending you exercises. आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए.